Okay, so basically this formula and this formula is very similar to each other. तो just to revise, see how we have derived this formula here. तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो ये हमने यहाँ पे देखा कि B जो है मैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने कल डिराइव किया था, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हमने सबसे पहले क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। देखो इधर ये 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जिसमें से ये जो 2 पाई है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 4 पाई बन गया, और ये जो 2 पाई है इसको आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने से वो 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। अब इसमें से पाई आर स्क्वायर को हमने क्या बोल दिया, एरिया बोल दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये ए आ गया, कैपिटल ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 2IA, और ये हमने अगर n टर्न्स के लिए अगर वर्कआउट किया, तो जैसे कि हम जानते हैं एक टर्न से जो मैग्नेटिक इंडक्शन मिलता है, तो उसका n टाइम्स ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन n टर्न्स की वजह से मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ NIA अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2 ये फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया। इसके बाद हमने देखा कि अगर सपोज कॉइल शॉर्ट है, तो इसका मतलब उसका जो रेडियस है वो इतना छोटा है जो जेड के सामने बहुत छोटा हो सके या निगलेक्ट किया जा सके। तो ऐसे केस में हम दिस आर स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर को सिंपली जेड स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, जिसके कारण यहाँ पे जेड स्क्वायर रेज टू 3/2 मतलब ही जेड क्यूब बन जाएगा, जिसके कारण ये फॉर्मूला हमको फाइनली मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला को हमने कंपेयर किया अभी मैग्नेट की वजह से जो फॉर्मूला बनता है। ये देखो मैग्नेट मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे, किसी भी एक्सिस वाले किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है, तो वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में डिराइव करके रखा है। और ये फॉर्मूला किस तरह से हमने डिराइव किया, उसका थ्योरी बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमको ये पॉइंट को नॉर्थ पोल और इस पॉइंट को साउथ पोल, और नॉर्थ पोल की वजह से अलग से मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल के, साउथ पोल की वजह से अलग से मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल के वो हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, और उसके बाद हमको ये फॉर्मूला मिलता है। बट हियर कोइंसिडेंस इज दैट the formula for magnetic induction due to the magnet bar short bar magnet has a close resemblance or is a very similar to the formula for magnetic induction due to this current carrying circular coil. See here, ये जो फॉर्मूला अभी अभी हमने जो डिराइव किया और ये फॉर्मूला जो मैग्नेट के लिए बना हुआ है, ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। देखो ठीक से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपनी जगह पे है बिल्कुल। इधर 2m जो है वो इधर अपनी जगह पे है 2m न्यूमरेटर में, और इधर जो d क्यूब है वो सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस हो गया z क्यूब से। और वैसे भी d माना है क्या, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक इंडक्शन इज टू बी फाउंड आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस मैग्नेट, राइट। एंड यहाँ पे z माना क्या है, it is the distance of the point where magnetic induction is to be found out from the center of this coil, right? So इसको d बोलो या z बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम d बोल देंगे तो ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। अब ये तो एग्जैक्ट सेम है इसके बराबर बिल्कुल। तो इससे हमको एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि the current carrying coil behaves like a magnet, short bar magnet, and every magnet behaves like a coil on the other hand. So there is a close resemblance between the coil and a magnet. Every coil can be replaced by a magnet and every magnet can be back replaced by a coil. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमको इसमें याद रखनी है। ओनली द डिफरेंस इज दैट कॉइल का जो चलो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो वो हमको ये वाले फॉर्मूला से निकालना पड़ता है, करेक्ट है। क्योंकि मैग्नेट के अंदर पोल स्ट्रेंथ होते हैं और इन दोनों पोल्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है जिसको हम 2L एज्यूम कर लेते हैं। So the product of pole strength and the distance between the two poles is called as the magnetic dipole moment of a magnet. But for a coil, coil जो होता है, तो coil के लिए जो magnetic dipole moment है वो ऐसे नहीं निकाला जाता, तो वो निकाला जाता है number of turns into current into area of that coil. So this is the formula for finding the magnetic moment of a coil. After all, magnetic moment तो magnetic moment है, वो चाहे coil का हो या चाहे magnet का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सपोज हमारे पास एक कॉइल और एक मैग्नेट है, जिसमें कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और हमारे पास एक दूसरा मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये वाले फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। और अगर कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस फॉर्मूला से जो हम निकालेंगे वो अगर मान लो 100 है, और कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया, तो उनका प्रोडक्ट जो है तो वो भी अगर 100 है, तो ये दोनों कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे के लिए रिप्लेसमेंट होंगे।
ये कितनी बड़ी बात है कि द कॉइल बिहेवियर ऑफ द कॉइल इज वेरी वेरी सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ अ मैग्नेट, and the behavior of a magnet is going to be very similar to the behavior of a coil on the other hand. So basically a coil and magnet always behave in the same way as we can expect here. So ये हमको यहाँ पे अच्छी तरह से याद रखना है. So the magnetic induction produced due to a coil is similar to the magnetic induction produced due to a short bar magnet having the same magnetic moment as that of the coil. And the magnetic moment of a magnet is going to be the same as the magnetic moment, the magnetic induction that is produced by a coil of the same magnetic moment once again. तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसके लिए दो फॉर्मूले हमारे पास है. एक तो मैग्नेट का अगर हो तो वो मैग्नेटिक मोमेंट हमको मिलेगा m इंटू 2l, करेक्ट है. बट अगर कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो हमको मिलेगा NIA इस फॉर्मूला से. बिल्कुल. तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखो. दोनों फॉर्मूले किसके लिए है? मैग्नेटिक मोमेंट के लिए है. और ये बात याद रखो कि मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है. इट्स ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट अ स्केलर वन, but it's going to be a vector and it is always directed from south to north. अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का वो हमेशा साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ हुआ करता है. याद रखेंगे ठीक से. और अब यहाँ पे जो कॉइल होता है तो कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तो उनको राइट हैंड रूल से मिलता है. इफ द कॉइल इज द करंट इन द कॉइल इज flowing in this direction, then we can use right hand rule and get the direction of magnetic moment like this, and hence we can get the direction of magnetic moment. and even magnetic induction का भी direction right hand rule से ही हमको मिलता है. तो right hand rule coil के लिए बहुत important है जिससे हमको उसका direction मिलता है. so remember. and what is the SI unit of magnetic moment? तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का SI यूनिट क्या होगा. तो उसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा. देखो ठीक से. तो ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे ना तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को तो कोई यूनिट है ही नहीं, बट करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. सो वी अराइव दैट द एम्पियर मीटर स्क्वायर इज गोइंग टू बी द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. रिमेंबर. एंड व्हाट शुड बी द SI यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ देन? तो पोल स्ट्रेंथ का जो SI यूनिट है वो भी हम इसमें से निकाल सकते हैं आराम से कि दैट इज कैपिटल M अपॉन 2L. so that capital M is measured in ampere meter square, correct है. and that is to be divided by 2L. 2 को तो कोई यूनिट है नहीं बट L मतलब लेंथ, तो इसलिए लेंथ का यूनिट होता है मीटर. तो इसलिए मीटर अगर मीटर कैंसिल कर दो तो हमको मिलता है एम्पियर मीटर. दिस इज गोइंग टू बी द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हियर. तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर और डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर. वो देखो ठीक से इस तरह से दोनों रिलेटेड है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अ कॉइल. रिमेंबर. ओके. वन मोर थिंग आई विल लाइक टू आस्क यू. इफ सपोज वी हैव अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल. सपोज हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है और ये देखो ऐसा दो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स है सपोज. अब ये क्वेश्चन है, तुमको सॉल्व करना है इसका आंसर. ठीक है. ये देखो ये सपोज एक कॉइल है जो कि थोड़ा छोटा है. देखो यहाँ पे रखा हुआ है हमने उसको. और दूसरा एक कॉइल हमारे पास है जो उससे थोड़ा बड़ा है. ओके. और ये दोनों जो कॉइल्स है तो वो हमने ऐसे रखे हुए हैं. ये देखो ठीक से. एंड सपोज दैट दिस इनर कॉइल, ये जो पहला वाला कॉइल है अंदर वाला कॉइल, उसके अंदर करंट I1 इतना फ्लो हो रहा है और उसका जो रेडियस है तो रेडियस उसका है सपोज R1. and suppose that the outer coil has its radius R2 and suppose it carries the current in the same direction but of magnitude I2. okay. तो I2 इतना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है. चलो ठीक है. so tell me fast what should be the magnetic induction at the center of this both of these coils. कर सकते हो फटाफट. how much will be the magnetic induction at the point at the center of this current carrying coils? two coils. ये दोनों कॉइल्स का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो यहाँ पे सेंटर पे ऐड होगा. बिल्कुल. एंड एडिशन होने से कितना बनेगा वो मैग्नेटिक इंडक्शन देख सकते हैं आराम से. देखो B is going to be equal to B1 plus B2 we can say.
सो दैट बी इज गोइंग टू बी बी वन कितना होगा, ये फर्स्ट वाला जो इनर कॉइल है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर वन, करेक्ट है, प्लस अब यहाँ पे आउटर वाला जो कॉइल है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास म्यू नॉट आई टू अपॉन 2 आर टू, करेक्ट है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। इफ यू टेक म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन, then we can get this as I1 upon R1 plus I2 upon R2 as a final thing here. And in the same situation, if suppose we have this coil, outer coil, suppose its direction is reversed. अगर outer वाले coil के अंदर जो direction है मैग्नेटिक करंट का, वो अगर हमने रिवर्स कर दिया, suppose the outer coil carries the current in the reverse direction like this, ऐसे अगर डायरेक्शन में वो करंट कैरी करता है, ये देखो ऐसे, और इनर वाला कॉइल जो है वो उसी डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, ऐसे ही करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर, मतलब इनर वाले कॉइल के अंदर करंट जो है वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जबकि आउटर वाले कॉइल के अंदर करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, फॉर्मूला बता सकते हो आराम से। तो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन बी हियर, net magnetic induction at this point in the inside at the center of both of the coils will be B1 minus B2. Why? Because why minus sign is there? Because the whenever the current flows in the anti-clockwise direction, its magnetic induction is taken to be positive because it is going to be outwards, right? But whenever the current flows in the clockwise direction, its magnetic induction is considered to be negative because it is going to be in the inward direction. So that's why B2 is negative and B1 is positive, but of the same magnitude once again, that is mu naught I1 upon 2 R1 minus mu naught I2 upon 2 R2, no doubt. And even we can take this mu naught upon 2 common, and what we are left inside is I1 upon R1 minus I2 upon R2, that's it. एंड इवन इससे भी आगे जाके अगर हम ये समझते हैं कि इन दोनों कॉइल्स में से अगर सेम करंट जा रहा है, which is possible only when if suppose these two coils have this shape like this, अगर ये दोनों कॉइल्स ऐसे है जिसके अंदर मान लो कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये पूरा कॉइल में से करंट फ्लो हो गया सपोज, ये देखो ऐसे, और फिर ये करंट जो है वो अंदर जाता है और इस कॉइल में से सर्कुलेट होता है ऐसे, एंड देन इट एग्जिट्स आउट लाइक दिस। तो यहाँ पे इंटर कर रहा है करंट, इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, और फिर यहाँ पे इस तरफ से जाके यहाँ पे जाके फिर ऐसे एक सर्कुलेट हो रहा है। तो देखो ठीक से यहाँ पे ये इनर वाले कॉइल के अंदर कैसे करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज दिस टाइम, एंड आउटर वाले कॉइल के अंदर कैसे करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। तो आउटर वाला जो कॉइल है उसका रेडियस अगर हमने R2 मान लिया है और इनर वाला रेडियस जो है वो R1 मान लिया है, तो इनर वाले कॉइल का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो निगेटिव लेना पड़ेगा। तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन क्या बनेगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1। अच्छा I1 की जरूरत नहीं है ना, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे I1 I2 बोलने की जरूरत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे just forget about this I1 I2 and just minus mu naught I simply, and that is to be divided by 2R2, समझा ठीक से। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, mu naught I upon 2 can be taken out, तो mu naught I upon 2 को अगर बाहर लिया तो अंदर में क्या बचेगा, 1 upon R1 minus 1 upon R2। If we take the clockwise current to be positive, the magnetic induction produced due to clockwise current to be positive, and anti-clockwise current का जो magnetic induction है वो अगर negative consider किया तो ये हमारा correct answer आ जाएगा। अगर हमने उल्टा किया, अगर कन्वेंशन अगर फॉलो किया कि एंटी क्लॉकवाइज जो करंट फ्लो होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन पॉजिटिव बनता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है उसका करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन अगर नेगेटिव बनता है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करके माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2R1 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2R2 ऐसा लिखना पड़ेगा, जिससे हमको b जो है वो म्यू नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दैट्स ऑल। So this type of questions or this type of
sums can be solved in this way. चलो ठीक है. अगर मान लो तुमको पूछा कि what will be the magnetic induction at the center of a coil like this. Suppose I current flows through this coil here. ये I इतना करंट फ्लो हो रहा है पूरे कॉइल में से, and this is the center, and we want to find out the magnetic induction at this central point here. Suppose that the radius of this outer coil is going to be R1 and inner one is going to be R2. Suppose ये जो inner वाले coil का radius है वो R2 है और outer वाले coil का radius R1 है. तो निकालो जल्दी कितना आएगा magnetic induction. अच्छा यहाँ पे magnetic induction add होगा या subtract होगा उतना बता दो जल्दी. देखो अगर हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो यहाँ पे करंट जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज वाला करंट जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा करेगा, और ये दूसरे कॉइल के अंदर जो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है वो भी इनवर्ट डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा करेगा, जिसकी वजह से दोनों मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो ऐड हो जाएंगे. और कितना मिलेगा हमको फाइनल मैग्नेटिक इंडक्शन. तो देखो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R1. 2 नहीं 4R1. क्यों? क्योंकि आधा ही कॉइल है ना, यहाँ पे आधा कॉइल है, पूरा कॉइल तो है नहीं, तो इसलिए 4R1 आएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा देखो म्यू नॉट I once again अपॉन 4R2 as it is. And if suppose the situation is slightly changed like this, ये कॉइल समझो बाहर का ऐसा है और अंदर का जो कॉइल है वो ऐसा है, और इसमें से करंट अगर फ्लो होता है और बाहर वाले कॉइल का जो रेडियस है वो मान लो R1 है और अंदर वाले कॉइल का रेडियस सपोज R2 है, तो how much will be the magnetic induction due to the current I flowing in this whole combination. I इतना करंट इसमें से जाता है, यहाँ पे जाने के बाद फिर इधर से मुड़ जाता है और यहाँ पे इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में घूमता है और इधर से बाहर चला जाता है. तो ऐसे केस में कितना मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा इस पॉइंट C पे बताओ फटाफट. सो इट विल बी गिवन बाय see mu naught I upon 4R1 once again, which is the magnetic induction produced due to this outer coil here, which can be considered as positive. And with respect to that, the magnetic induction produced due to the coil which carries the current in this anticlockwise direction will be considered as negative, and that's why minus of mu naught I upon 4R2. This will be actually the magnetic induction produced here, so that we can take this mu naught upon 4 common and I also common, so that we are left with 1 upon R1 minus 1 upon R2 inside the bracket. And even we can take this mu naught upon I upon 4 common, so that we will be left with 1 upon R1 plus 1 upon R2 inside the bracket. So these are some type of questions which we will see, which you can use here. चलो ठीक है. So let us stop here. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है तो वो देखेंगे. ठीक है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. थैंक यू सर. ओके बाय. थैंक यू सर. ओके 6 बजे पूजा मैम का लेक्चर है, याद रखो.